मोदी के नाम पे जो है भ्रष्टाचार करो, मोदी के नाम पे रिश्वत लो, मोदी के नाम पे ब्लैक मार्केटिंग करो, मोदी के नाम पे लोगों को धोखा दो और फोटो लगा लो, कहो जी हम बीजेपी के समर्थक हैं। यूएपीए जो है 1909 में एक कानून अंग्रेजों ने पास किया था, उसकी प्रतिलिपि है बिल्कुल। कई बार आप देखेंगे फकीर के सामने लोग झुक जाते हैं और बादशाह के सामने तन जाते हैं। बादशाह के सामने से तन जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बादशाह जो है नालायक है और ये जो है हुकूमत करने लायक नहीं है, और फकीर के सामने से झुक जाते हैं कि ये मुझसे बड़ा आदमी है। कि लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी उसके लिए बूटी लेने चले गए, अब बाकी जो इतने हजारों बंदर मर गए इनके लिए क्यों नहीं बूटी इस्तेमाल की गई। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हुई। मेरे साथ हैं मशहूर वकील रविंदर कुमार जी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बड़ी पैनी नज़र रखते हैं भारत की पॉलिटिक्स पर। रविंदर जी आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है जी हिंद वॉइस में। भारत के स्वतंत्रता दिवस निकल गया, इस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उस पर हम लोग पिछले हफ्ते चर्चा कर ही चुके हैं पिछले दिनों में। लेकिन इतने दिन हो गए, 70 साल से ऊपर हो गए, कम 74 साल हो गए, 75 साल आज़ाद हुए देश को। तो क्या बदला आया है भारत की राजनीति में, भारत के पूरे स्ट्रक्चर में, भारत के जो वो है अंग्रेज़ों के ज़माने में थी अब थी। वो विशेष तौर पे आप से पूछना चाहते कि सन 2014 से लेके सन 2020 तक जी इसमें क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि अक्सर उसकी बुराई होती है, तो क्या इसमें अच्छा हो गया जो उसकी बुराई होती है, तो इस पर आप ज़रा रोशनी डालिए। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आपने गुलामी छोड़ दी और आप एक आज़ाद मुल्क हो गए। जी, जब अंग्रेज़ों का राज था तो हम जो है वो अपने लोगों को कहते थे दे आर जो प्रजा है वो अंग्रेज उसकी प्रजा होते थे, महारानी की जी, और हिंदुस्तान के लोगों को हमें जो है गुलाम माना जाता था, हम स्लेव थे जी, और गुलाम इस मायने में थे कि हमारी हदें जो है अंग्रेज़ी हुकूमत ने तय कर दी थी। जैसे आपको याद होगा हर शहर में आप देखते थे कि एक माल रोड होता था और उस माल रोड पे लिखा होता था कि यहाँ पर जो है सिर्फ अंग्रेजी चल सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो है। बम्बई जैसे शहर में बेंचें होती थी, हाँ। उस पे लिखा होता था यहाँ पर सिर्फ वाइट मैन बैठ सकता है। गांधी जी का भी किस्सा याद है कि जब वो डरबन में ट्रेन में बैठे तो उन्हें फर्स्ट क्लास से ऐसे उतार दिया गया कि फर्स्ट क्लास का डिब्बा में उनके पास टिकट तो था, लेकिन उन्होंने कहा तुम ब्लैक आदमी हो तो तुम गाड़ी के में नहीं बैठ सकते। तो हमें जो है हर जगह गुलाम माना जाता था, और उस समय आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने हमारे पे गुलामी को मजबूत रखने के लिए गुलामों के हिसाब से पुलिस बनाई। पुलिस थाने में कोई जाता था तो उसको गुलाम माना जाता था, और हमारा जो एविडेंस एक्ट है उसमें लिखा हुआ था साफ कि गुलाम की जो गवाही है वो आधी मानी जाएगी और वाइट मैन की गवाही पूरी मानी जाएगी, जैसे प्रिमिटिव पीरियड्स में। हाँ जी, ब्रिटिश में। ब्रिटिश में अब आप देखिए कि आप आज़ाद हो गए, और अगर हम 2020 में देखें तो क्या पुलिस की मनोवृत्ति जो उस समय की थी अंग्रेज़ों के टाइम की वो बदली? नहीं, देश तक नहीं बदली, आज भी नहीं बदली। थाने का वही आदमी का रुख है। थाना जो है आज भी जो है जो आदमी अंदर घुसता है उसे नहीं मानता कि भारत का सम्मानित नागरिक है, वो ये मानता है कि साला कोई चोर डकैत है और इसको लठ बजाऊंगा तो ये पैसे देगा। इसी तरह प्रशासन का हाल है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले आओ, वहाँ पर आपको जो है ऐसे अपने लिए प्रार्थना करनी पड़ती है जैसे आप गुलाम हो। इसी तरह काम कराने जी हाँ, ऐसे अदालत में अभी अदालत में एक बड़ा अजीब किस्सा हुआ कि वर्चुअल कोर्ट चल रही थी और वर्चुअल कोर्ट में एक जज साहब ने हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री बोबड़े जी को कहा योर ऑनर। तो बोबड़े साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें पता नहीं कि हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश को कैसे संबोधित करते हैं? तो उसने कहा मी लॉर्ड। अब जब मी लॉर्ड मैंने सुना तो मैंने इसकी जाँच की और एक बड़ा अजीब वाक़या आया कि जैसे हम समझते हैं कि मी लॉर्ड का हम कह रहे हैं हे प्रभु, हे भगवान। भगवान नहीं है। मी लॉर्ड का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया, जहाँ पर कि दो सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भगवान नहीं होते वो, क्योंकि वो तो महारानी के चमचे होते हैं। तो वो जो बेसिकली वहाँ के जो बड़े जमींदार थे, जागीरदार थे, जिनको कोई उपाधि मिली हुई थी, वहाँ पर उपाधि मिलती है। कुछ लोग जो है लॉर्ड कहलाते हैं, कुछ जो है वहाँ पर जो है नाइट कहलाते हैं, कुछ जो है नोबलमैन कहलाते हैं, कुछ ड्यूक कहलाते हैं। तो अलग अलग उनकी जो है उपाधि है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 9 लोग जो थे, वो लॉर्ड चांसलर जो वहाँ का सभापति होता है, जैसे हमारा उपराष्ट्रपति होता है, उसके साथ जो है वो लोगों की अपील सुनते थे। दैट वाज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो लोग उनकी अपील सुनते थे, तो वो न्यायाधीश का काम करते थे।
और हिंदुस्तान में जैसे हमारे यहाँ प्रधान न्यायाधीश होते हैं, ऐसे वहाँ के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो चेयरमैन होता था वो जो है वहाँ के हमारे जो प्रधान न्यायाधीश है उसके बराबर था। तो ऐसी हालत में लोग उसे कहते थे माई लॉर्ड। अब यह हो क्या गया कि अब जैसे माई लॉर्ड है और वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जो है अपने को कॉमन्स कहते हैं, जैसे हमारी लोकसभा के सदस्य हैं, तो उनको वो लोग कहते हैं लॉर्ड। तो लॉर्ड एक पदवी है, लॉर्ड सम्मान देने का एक तरीका नहीं है, लॉर्ड उनको भगवान नहीं मानते। लेकिन चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उनकी कॉपी करती है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लगता है कि हमें प्रभु कहा जाए। जबकि अब जो है ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड्स हैं उनको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में बैठने की इजाज़त नहीं है। 2009 में एक नया कानून आया और वहाँ पर ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो परंपरा बंदर के मरे हुए बच्चे की तरह हमने आज भी लाद रखी है और हमारे प्रधान न्यायाधीश कहते हैं आप मुझे माई लॉर्ड कहो, तो माई लॉर्ड तो रहे ही नहीं कहीं। लेकिन चूंकि हमारी जो मानसिकता है वो ये है कि आप मुझसे जब डरोगे जब मैं आपको डरा के रखूँगा, अगर मैं आपको आज़ाद कर दूंगा तो आप आज़ाद होने के बाद जो है मेरे सर पे सवार हो जाओगे। जबकि आज़ादी का पहला मकसद ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हम माने कि हिंदुस्तान का हर सिटीज़न जो है बराबर है। जैसे रूल ऑफ लॉ में हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। लेकिन जब हम कहें कि प्रधान न्यायाधीश को लगता है कि मुझे भगवान कहना चाहिए, इसीलिए अब वो प्रशांत भूषण वाला मामला आ गया कि कंटेम्प्ट। अच्छा, बीच में निकल आए बात ये जरूर मैं आपसे बात, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आ गई कि आपने अदालत की अवमानना कर दी। अब अदालत की अवमानना जो है एक बड़ा विचित्र चीज़ है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सम्मान जो है कमाया जाता है, सम्मान जो है अर्जित किया जाता है अपने सद्गुणों से। कई बार आप देखेंगे फ़कीर के सामने लोग झुक जाते हैं और बादशाह के सामने तन जाते हैं। बादशाह के सामने से तन जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बादशाह जो है नालायक है और ये जो है हुकूमत करने लायक नहीं है, और फ़कीर के सामने से झुक जाते हैं कि ये मुझसे बड़ा आदमी है, मानवीय मूल्यों में बड़ा है। तो मानवीय मूल्यों में बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल में हमने क्या किया है कि हमने कानून की ताकत अपने हाथ में लेने की कोशिश की। मैं कल ही एक किताब पढ़ रहा था, उसमें पढ़ा कि आज भी हिंदुस्तान में 1818 का प्रेस एक्ट जो है उसकी कई धाराएं लागू हैं। मैंने आपको कहा यूएपीए जो है 1909 में एक कानून अंग्रेजों ने पास किया था, उसकी प्रतिलिपि है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है दोनों के कानूनों में। और यूएपीए भी चल रहा है और हम आज़ाद भी हैं, और 1909 का जो है अंग्रेजों का जालिम कानून भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो हिंदुस्तान को हम कहते हैं आज़ाद हुआ है, लेकिन हमारी जहनीत आज़ाद नहीं हुई। और उसके लिए मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है, जो हिंदुस्तान का प्रेस है, हिंदुस्तान के जो टीवी चैनल है, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। टीवी चैनल झूठ परोसते रहते हैं दिन भर, और ऐसे झूठ परोसते हैं कि आपको कई बार वो लगता है कि सच है। जैसे मैं कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तब बता दिया है कि आपको लगेगा कि गांधी जी के बारे में लोग कम जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज का हाल ये कर दिया। आज का हाल आप भगत सिंह के बारे में नहीं जानते, सुखदेव और राजगुरु के बारे में नहीं जानते। लोगों को नहीं पता कि भगत सिंह की दाढ़ी थी या नहीं थी। लोगों को नहीं पता कि भगत सिंह हैट वाला टोप वाला सही है या पगड़ी वाला सही है, या जो कहता है पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वो वाला भगत सिंह सही है, या जो बैठा हुआ लेनिन की किताब पढ़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के हर आदमी को आज पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ और कैसे कैसे रेप हुआ। 4 लोगों ने रेप किया, उस लड़की का रेप किया, उसने उसकी आत्महत्या कर दी, उसने कर दी। ऐसी पूरी कहानी सुनाते हैं जैसे वो आई विटनेस हो। और ये सब इसलिए है कि हमारे मीडिया ने समझाया है। और मीडिया आपको कैसे धोखा देता है, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी बार बार कहता था जी मेरा घोड़ा सेकंड आया, तो लोगों ने कहा समझते थे बड़ा ताकतवर घोड़ा है, तो मेरा घोड़ा सेकंड आया। तो जब बेचने गया तो एक आदमी ने कहा भाई ये तू बार बार कहता है कि मेरा घोड़ा सेकंड आया, तो उस रेस में कितने घोड़े थे? उस जगह जी 2 घोड़े थे, यानी 2 घोड़े दौड़ रहे थे, मेरा घोड़ा सेकंड आया इसे तुम खरीद लो। तो मीडिया जो है सेकंड वाले गधे को भी जो है घोड़ा बनाकर पेश कर रहा है। और आप देखेंगे ये सुशांत सिंह राजपूत का जो सारा कांड है ये बिहार चुनाव के लिए है कि बिहार के लोग ये भूल जाएं कि 74 लाख लोग जो है गले तक जो है पानी में डूबे हुए हैं। बिहार के लोग भूल जाएं कि वो जो है ये जो कोविड हुआ इसमें बेचारे अपनी नौकरी खोकर पैदल चलते आए हुए हैं। रास्ते में किसी ने उनके पानी के लिए नहीं पूछा, पुलिस ने डंडे मारे, उनके पाँव उनके जख्मी हो गए, आज उन्हें चिकित्सा सुविधा नहीं है। चुनाव है, चुनाव में वोट देने हैं तो वोट किस बात पे लें? लोगों को एक भ्रम फैला दिया कि सुशांत राजपूत के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए जो है नीतीश कुमार को वोट दो, इसीलिए बीजेपी को वोट दो, इसीलिए जो है वो कहते हैं देवेंद्र फडणवीस आके जो है प्रचार करेंगे, यहाँ पे स्टार प्रचारक बनेंगे। क्योंकि वो क्यों बनेंगे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वहाँ मरा था। यानी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो है हो सकता है भारत सरकार एक दिन कहे कि भाई इसमें जो है चीन का हाथ है, क्योंकि चीनी एक जासूस पकड़ा गया है तो हम चीन पर हमला कर दें, लेकिन वहाँ करने की हिम्मत नहीं है। तो अपनी सुविधा के अनुसार जब आप तर्कों को गढ़ते हैं तो पूरा देश जो है गुलाम की जहनीत से निकला नहीं है। आज़ादी के बाद हमने जो संविधान बनाया था उसमें हमने लिखा था कि हर आदमी साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचेगा। ये सरकार का काम है कि लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचें, तर्क से सोचें,
ज्ञान से सोचें, विज्ञान से सोचें। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कपोल कल्पित कहानी सुना देंगे, कहेंगे रामायण में लिखा है, भर्तहरि ने ये कहा था, वाल्मीकि जी ने ये कहा था, वो सुन लो, और उन्हीं कहानी को पढ़ के हम सोचते हैं कि हमें किसी चीज़ को करने की जरूरत नहीं। अब आगे आगे मोदी जी ने कहा था, नहीं आगे आगे मोदी जी ने कहा था, तो मोदी जी भी तो उसी एक परंपरा के हिस्से है ना। अब जैसे मैं एक आदमी ने मुझे बड़ा अच्छा सवाल किया, रामायण पढ़ रहा था, बोला रामायण पढ़ते पढ़ते एक बात नहीं समझ आई कि लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी उसके लिए बूटी लेने चले गए, अब बाकी जो इतने हजारों बंदर मर गए इनके लिए क्यों नहीं बूटी इस्तेमाल की गई। तो सवाल है, एक लॉजिक है। लेकिन चूंकि आप एक वंश परंपरा को कायम करना चाहते हैं तो कई बार आप तर्क भूल जाते हैं। और इसीलिए मैं जब छोटा था तो महाभारत का सीरियल आता था तो कई छोटे बच्चे अपने बाप से पूछते थे, मेरे एक दोस्त थे RM तिवारी, उनका बेटा उनसे पूछता था कि सारे जो है यमुना पुत्र क्यों कहलाते हैं, गंगा पुत्र क्यों कहलाते हैं, इनके बाप का नाम क्या है, क्योंकि बाप का नाम नहीं पता था। इसलिए हम कहते थे नहीं धर्म की बात है, चुप रहे। तो तर्क बच्चा जो कर रहा है उसका जवाब मत दो, बल्कि उसको जो है धर्म में तर्क, किसी भी धर्म में तर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म में तर्क इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो 1500 साल पहले आदमी हुआ है, 700 साल पहले जो हुआ है, 5000 साल पहले आदमी हुआ है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं थी, उसको ज्ञान कम था। जितना ज्ञान हमने 1800 साल में इकट्ठा किया वो 150 साल में जो है उससे ज़्यादा ज्ञान आ गया, और अब पिछले 15 साल में उससे ज़्यादा ज्ञान आ गया, और अब तो हर ज्ञान जो है 3 साल में ज़्यादा डबल हो जाता है। यानी रेट ऑफ नॉलेज जो है वो एक्सपेंड हो रही है। जैसे कि हम कहते हैं कि खगोल शास्त्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, कि दुनिया एक्सपेंड हो रही है पूरी। हम सोचते हैं हम एक दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली कहाँ है जी, भारत में, भारत कहाँ है जी, पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ है जी, खगोल मंडल में है जिसमें 9 ग्रह। पता चलेगा कि दुनिया में हजारों ऐसी आकाशगंगा है और लगातार जो डिस्कवर भी हो रही है। जी हाँ, आइंस्टाइन ने कहा कि भाई पूरी दुनिया जो है फैल रही है, फैलाव हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। तो ऐसी हालत में हमको पंडित की तरह मान ले कि इस किताब में जो लिखा है यही सही है, तो वो जो है वो सही वही होना चाहिए जो आपके ज्ञान में, आपके तर्क में आपको सही लगे। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मशहूर केस चल रहा है, अब मानना का आगे उसका रिजल्ट भी आने वाला है। हमारे में तारीख भी डिसाइड होगी कि उसमें 20 तारीख है, 20 तारीख। ये क्या कि सिलसिला क्या है, क्योंकि कानूनी दांव पे से बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। ऐसा है, ये ट्वीट आया तो उसको रीट्वीट बहुत हो रहा है। वो ट्वीट ऐसा है, एक तो भारत सरकार जो है आज के समय ट्वीट पे चल रही है। हाँ। और ट्वीट जो है एक मीडियम है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसका माध्यम है, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो या बात पहुंचाने का तरीका, बात पहुंचाने का मीडियम है। मीडियम है। तो ट्विटर पे सरकार सुप्रीम कोर्ट का बैन नहीं है, ट्विटर पे सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी नहीं है, क्योंकि अगर ट्विटर बैन करेगी तो भारत सरकार ही बैन हो जाएगी। तो ट्विटर को छोड़ के उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। मैं ये कहता हूँ कि एक तरह से अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि जैसे आप याद, मैं पुरानी बात जो मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि एथेंस में जब सुकरात को सज़ा देनी थी तो वहाँ की भी जो जजों की एक आपका कोर्ट थी, तो उसमें 221 लोगों ने कहा कि सुकरात ने सही कहा और 280 लोगों ने कहा कि सुकरात ने गलत कहा, इसे जहर देकर मार डालो। तो एक सवाल है कि बाद में इतिहास ने सिद्ध किया कि सुकरात सही था और वो जो 280 लोग थे वो गलत थे। इसी तरह आप देखेंगे गैलीलियो के समय में और दूसरे लोगों में कि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो समय की न्यायालय थी, जो कि चर्च होता था, चर्च के बिशपों ने कहा तुम गलत कह रहे हो, हम तुम्हें जो है मार देंगे। तो लेकिन गैलीलियो की बात सही निकली। इसी तरह कोपरनिकस की बात सही निकली। इसी तरह आप देखेंगे सत्य को आप दबा नहीं सकते, सत्य को आप जो है झुटला नहीं सकते। मेजॉरिटी से अगर आप सोचें, मेजॉरिटिज्म है ये अदालत का, क्योंकि अदालत को लगता है हम ताकतवर हैं। अगर मेजॉरिटिज्म के हिसाब से चलें तो जब हम महाभारत देखते हैं तो उसे पता चलता है 100 कौरव थे और 5 जो थे पांडव थे। तो वो कहते कि ये जो है द्रौपदी हमारी है, क्योंकि 100 लोग कह रहे हैं। तो अगर आप कहें कि द्रौपदी हमारी है, 100 लोग कह रहे हैं, वो ठीक है, तो फिर महाभारत का मतलब ही खत्म हो गया। तो अगर ताकतवर आदमी की बात चले तो उसके हिसाब से आप ये मान के चलें कि आप सच और झूठ का फैसला नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि प्रशांत भूषण को अगर एक सज़ा दे देते हैं तो प्रशांत भूषण जो है सज़ा मिलने, बिना सज़ा पाया प्रशांत भूषण से सज़ा पाया प्रशांत भूषण ज़्यादा कीमती हो जाएगा, ज़्यादा नोन हो जाएगा, दुनिया में उसका नाम हो जाएगा और लोग उसके फॉलोअर हो जाएंगे और वो एक तरह से नेता बन जाएगा। जैसे केजरीवाल से भी आगे निकल जाएगा। केजरीवाल सजा के बाद ही तो आए थे। जी हाँ, तो वो एक प्रतीक बन जाएगा कि अदालत में सच की सुनवाई होती है या नहीं होती, ये एक फैसला होगा। अब जब 20 तारीख को फैसला होगा तो अदालत खुद अपने आप एक शशोपंज में है और मुझे लगता है कि इस हालत में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को ज़रूर इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की जो सबसे बड़ी भव्य इमारत है न्यायपालिका की, उसके ऊपर लोग जो है असमंजस से देख रहे हैं कि यहाँ न्याय होता है या नहीं होता। और न्याय होना चाहिए। ये है कि उसमें असमंजस है, सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब कि फैसला होगा। जी हाँ, पहले लोग लगता था, लेकिन अब जो है आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुविधा के अनुसार फैसला करती है।
270 दिन उन्होंने 370 पे सुनवाई नहीं की। अब जो है आप देखेंगे 370 धारा को 370 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, अभी तक सुनवाई नहीं है। CAA पे सुनवाई नहीं है। आप किसी भी उद्देश्य के लिए जाओ, सुनवाई नहीं होती। तो कई बार मुझे लगता है कि किस केस की सुनवाई जल्दी होनी है और किस केस की नहीं होनी, ये जज डिसाइड करते हैं। कई केसों में हम देखते हैं कि वो कहेंगे जी अभी जो है सब रजिस्ट्रार के हम जाते हैं, कहते हैं जी हमारा केस सुन लो, वो कहेगा इसमें कोई जल्दी नहीं है। जब जज के सामने जाते हैं, जज कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, सब रजिस्ट्रार ने ऐसा कहा ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे लगता है मैं अपनी निगाह में खुद झूठा हूँ, क्योंकि एक आदमी मुझे नहीं जाने दे रहा। रास्ते का अगर चौकीदार आपको रोक दे, दरबान रोक दे कि आप अंदर नहीं जाएंगे, और राजा कहे तुम हरामी हो, तुम अंदर नहीं आए, तो गलती किसकी है, मेरी है दरबान की? मानेगा मेरी है। तो हिंदुस्तान की अदालतों का पूरा जो रंग ढंग है वो इतना ख़राब हो चुका है कि उसे आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अवमानना के बारे में जो सरकार और जो अदालतें हैं और जो कानून बनाया गया है, खुद मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अवमानना का जो कानून हमारे यहाँ है वो 1931 में इंग्लैंड में ख़त्म हो गया। लास्ट मुकदमा जब सुना गया 1931 के बाद कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा वहाँ नहीं चला, और हमने जो है अवमानना का कानून 1971 में लागू किया। तो हमारे यहाँ लगता है कि दुनिया में जो कई बार होता है ना, जो गाड़ियों के संस्करण आने बंद हो गए हैं वो हिंदुस्तान में बिकने लगते हैं, बिकते वही हैं। तो एक तरह से हम जो है एक ऐसे देश के रूप में नहीं आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमें आज़ाद मुल्क की तरह बढ़ना चाहिए। तो आपका जो पहला सवाल है कि हम आज़ादी के बाद क्या हुआ, मैं कहूँगा आज़ादी के बाद हम और ज़्यादा गुलाम हो गए हैं। बोलने से पहले सोचना पड़ता है लोगों को। मैं आपको दिखाऊँ, ये फ़ोटो मैंने बनवाई है। ये बच्चा जो है पूजा के बाद जो है रोटियाँ ढूंढ रहा है। जब मैं इसकी फ़ोटो बनवाने गया तो फ़ोटो बनवाने वाले ने, वो प्रिंटर जो प्रिंट करता था, उसे कहा जी मैं नहीं बनाऊँगा। मैंने क्यों नहीं बनाएगा? कहता है फ़ोटो जो है मोदी जी के खिलाफ़ है। मैंने मोदी जी के खिलाफ़ कैसे हो गई? कहता है इसमें बच्चा जो है इसको, इसका मतलब इसे खाना नहीं मिल रहा। तो मैंने खाना नहीं मिल रहा तो देश की सच्चाई है ये मोदी जी के खिलाफ़ कैसे है? कहते हैं जी आप तो चले आओगे, पुलिस वाले आके मेरी ऐसी की तैसी करेंगे, कहेंगे तूने ऐसी फ़ोटो प्रिंट क्यों की। तो ये फ़ोटो मैंने इसी मकसद से यहाँ लगाई है कि हिंदुस्तान में आज के समय में अगर आप फ़ोटो बनवाने जाते हैं और बनाने वाले को लगता है तो वो भी पुलिस के हवलदार की तरह डिसाइड करता है आपकी प्रिंट बनाओ ना बनाओ, क्योंकि ये मोदी जी के खिलाफ है। अभी मैं आ रहा था तो मेरा ड्राइवर बोला देखो जी इसने कितनी बड़ी फ़ोटो मोदी जी की अपनी दुकान पर लगा ली। तो मैंने इसलिए लगा ली क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस वाला आके मोदी जी की फ़ोटो देख के समझेगा कि मैं जो है बीजेपी का समर्थक हूँ, मुझे परेशान नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो मोदी के नाम पे जो आप भ्रष्टाचार करो, मोदी के नाम पे रिश्वत लो, मोदी के नाम पे ब्लैक मार्केटिंग करो, मोदी के नाम पे लोगों को धोखा दो और फोटो लगा लो, कहो जी हम बीजेपी के समर्थक हैं। तो इसका मतलब बीजेपी के समर्थक कौन हुए? जो मोदी जी की फ़ोटो लगाते हैं। और वो चोर कौन हुए? जो मोदी जी की फ़ोटो लगाते हैं। तो ऐसा हिंदुस्तान हमने 70 साल में बनाया है। मुझे लगता है कि हमने आज़ादी नहीं पाई, और आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि हम आज़ाद मुल्क में गुलामों की तरह रह रहे हैं, और यही आज की सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सटीक विश्लेषण था कि आज़ादी के बाद हमने पाया क्या, कि आज भी हम गुलाम हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।